चलिए भाई, जैसा कि लास्ट लेक्चर में मैंने आपको इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की चर्चा करी थी और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में मैंने बेसिकली इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हम पढ़ते क्यों हैं इन सब बातों को हमने देखा था। अब बात आती है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो है इसकी वर्किंग और कंस्ट्रक्शन क्या सिस्टम है इसका, इन सब चीजों पे आज हम पूरे लेक्चर में डिस्कशन करेंगे और यही मेरा आज का टॉपिक भी है, कंस्ट्रक्शन एंड द वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। देखिए भाई, अगर मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पार्ट उठाऊं तो मैंने एक बात बताई थी वहां पे, एक बात यह बताई थी कि अगर मैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को डिफाइन करता हूं तो मैं उसमें ऐसे सभी सेल को डिफाइन करूंगा जो केमिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं भाई, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में क्या कर रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है भाई, ये सब बात मैंने बताई थी आपको। लेकिन ये जो केमिकल एनर्जी जो थी ये आई कहां से, और ये जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुई तो इसका फायदा क्या हुआ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को। तो केमिस्ट्री क्या कहती है, किताबें कहती हैं कि जब मैं किताबें पढ़ता हूं, स्टडी करता हूं, तो मैं कहता हूं रे कि अगर मान के चलिए साइंटिस्ट हुए गैल्वनिक और वोल्टा, में लास्ट लेक्चर मैंने बताया था, तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि अगर मैं एक रेडॉक्स रिएक्शन करवाई, साइंटिस्ट ने क्या कहा, उन्होंने रेडॉक्स रिएक्शन करवाई और उस रेडॉक्स रिएक्शन में क्या किया, उन्होंने जिंक सॉलिड लिया, कॉपर सल्फेट की सॉल्यूशन ली और बाद में उन्होंने क्या किया, बाद में उन्होंने देखा कि रिएक्शन जो थी, ये जो कॉपर जो है उसको जिंक क्या कर रहा है, डिस्प्लेस करता है और कॉपर खुद सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता था। सुनना भाई, जब मैं 11th क्लास का चैप्टर 8 चैप्टर उठाता हूं तो चैप्टर 8 कहता है, क्या कहता है, चैप्टर 8 कहता है भैया कि जो केमिकल जो एनर्जी जो है वो कहां से आई, इस रेडॉक्स रिएक्शन से आई। किससे आई रे, इस रेडॉक्स रिएक्शन से आई। लेकिन क्या मैं इससे इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की वर्किंग बता सकता हूं क्या? उस फंडे को हम 3 केस में डिफाइन करते हैं। कैसे करते हैं? गैल्वनिक और वोल्टा ने क्या किया मैं आपको बताता हूं थोड़ा। देखिए भाई, गैल्वनिक, बहुत देर से आप भी इस चीज को लेकर संशय में होंगे कि गैल्वनिक और वोल्टा ऐसा क्या ही कर गए कि जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पूरी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को हिला के रख देता है, क्या कर गए ऐसा। तो उन्हीं चीजों की मैं चर्चा करता हूं। तो सबसे पहले मैं चर्चा करूंगा आज गैल्वनिक और वोल्टा के एक्सपेरिमेंट की। अगर मैं गैल्वनिक और वोल्टा ने क्या किया, केस 1 की अगर बात करूं तो उन्होंने क्या किया, कंटेनर लिया भाई, ठीक है, और उस कंटेनर में क्या किया, उस कंटेनर में कॉपर सल्फेट की क्या ली थी रे, सॉल्यूशन ली थी। इसमें क्या है बच्चा, कॉपर सल्फेट CuSO4 एक्वस है रे, और अंदर क्या डाल दिया इसमें, ये जिंक की रॉड डाल दी। क्या डाल दी रे, जिंक की रॉड डाल दी। किस में डाल दी, कॉपर सल्फेट की सॉल्यूशन में डाल दी। और इस जैसे लैब में एक्सपेरिमेंट चलता है उस तरह इस एक्सपेरिमेंट को छोड़ दिया। अब हुआ क्या, हुआ ये आफ्टर सम टाइम, किसके बाद रे, आफ्टर सम टाइम उन्होंने क्या किया, इस रिएक्शन को थोड़ा सा ऑब्जर्व किया। आफ्टर सम टाइम उन्होंने ऑब्जर्व क्या किया, उन्होंने सबसे पहली चीज क्या देखी कि जब रिएक्शन लगाई तो जिंक की रॉड जो थी वो तो पूरी डाली थी, उसने पूरा साइज में डाली थी। हुआ क्या कि जिंक रॉड का जो साइज था, जिंक रॉड साइज क्या था रे, घट रहा था। दूसरी चीज क्या हो रही थी, दूसरी चीज ये रही थी कि भाई सीधी सी बात है, मैंने सॉल्यूशन में लिया क्या, मैंने डब्बे में लिया क्या, कॉपर सल्फेट लिया, और कॉपर का कलर कैसा होता है रे, ब्लू होता है। कैसा होता है रे, ब्लू होता है। अब हुआ क्या, कुछ समय बाद जो कलर ऑफ द सॉल्यूशन जो था, क्या था रे, कलर ऑफ द सॉल्यूशन क्या था, वो फेड कर रहा था। कलर ऑफ द सॉल्यूशन वाज फेडिंग। ठीक है। तीसरा काम क्या हो रहा था, तीसरा काम क्या हो रहा था कि जब डब्बे में उन्होंने देखा कि कलर ऑफ द सॉल्यूशन फेड हो रहा है और जिंक की जो रॉड है उसका साइज कम हो रहा है, तो उससे में क्या हुआ कि इस जो कंटेनर जो था उसका टेंपरेचर भी क्या हुआ, बढ़ने लगा। टेंपरेचर भी क्या हुआ, बढ़ने लगा। टेंपरेचर भी बढ़ने लगा। चलिए यहां तक तो मेरी बात यहां तक समझ में आती है। टेंपरेचर बढ़ रहा था, समझ में आ सकता है कि भाई केमिकल रिएक्शन है, बढ़ेगा ही। एक्सोथर्मिक रिएक्शन चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। कलर ऑफ द सॉल्यूशन फेड होता है, मैं मान रहा हूं कि मैंने दूसरे रिडक्शन पोटेंशियल की रॉड डाल दी है, उससे वो भी हो सकता है। और जिंक रॉड का साइज घट रहा था, मैं इस बात को कैसे मानूं। और चौथा अजबी बात मुझे क्या, अजब वो गरीबी मुझे बात क्या पता चली कि ये पता चली कि इस जिंक को डालने पर और इस सॉल्यूशन का कलर कैसा हो गया, इसने ब्राउन पीपीटी बना दी। क्या बना दी, ब्राउन पीपीटी। और उनका सोचना था कि जो ब्राउन पीपीटी बनी है ये किसकी वजह से बनी थी, ये ब्राउन पीपीटी बनी थी ZnSO4 की वजह से। किसकी वजह से रे, ZnSO4 की वजह से। लेकिन ऐसा कुछ था ही नहीं। ये किसके बेसिस पे उन्होंने देखा, सिर्फ एक्सपेरिमेंटल सेटअप किया
और क्या किया, ये सब ऑब्जर्वेशन उन्होंने निकाल ली। लेकिन एक्चुअल में ऐसा हुआ ही नहीं। जब उन्होंने किताबें और पढ़ी और डीप में गए, अपना एक्सपेरिमेंट रीसेटअप किया और स्ट्रक्चरल डिटर्मिनेशन किया। क्या किया रे, स्ट्रक्चरल डिटर्मिनेशन किया। तो उन्होंने क्या देखा, तो उन्होंने देखा, अब उन्होंने क्या देखा, यहां पे देखेंगे भाई, अब उन्होंने क्या देखा, ऑन द स्ट्रक्चरल डिटर्मिनेशन। सबसे पहले उन्होंने देखा कि यार यहां पे एक बात तो समझ में आती है कि अगर रेडॉक्स रिएक्शन है तो यहां पे क्या था मेरे पास, कॉपर सल्फेट की सॉल्यूशन उन्होंने ली थी रे, ठीक है भाई, जिंक सॉलिड की रॉड थी रे, और हुआ क्या कि उसने ZnSO4 एक्वस और कॉपर सॉलिड बना दिया। बात समझ में आ रही है? इसका मतलब अगर मैं इसको रेडॉक्स की भाषा में बोलूं तो मैं कहूंगा जिंक यहां पे क्या है, सॉलिड है, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, सॉलिड फॉर्म में, जीरो नेगेटिव स्टेट है। अगर मैं कॉपर की बात करूं तो +2 है, और यहां पे जिंक की बात करूं तो +2 है, और यहां पे कॉपर क्या, 0 है। इसका मतलब इसका अभी मैं आगे मैंने प्रीवियस लेक्चर में मैंने डिफाइन भी किया था कि अगर किसी की ऑक्सीडेशन स्टेट यहां देखिए 0 से +2 जा रही है, तो ये क्या है भैया, इंक्रीज इन द ऑक्सीडेशन स्टेट है। और यहां पे क्या है, यहां पे क्या है, डिक्रीज इन द ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो अगर किसी भी रिएक्शन में, दुनिया की किसी भी रिएक्शन में क्या हो रहा हो, एक ही साथ रिडक्शन और ऑक्सीडेशन हो, तो मैं इसे क्या कहूंगा, रेडॉक्स डिफाइन करता हूं भाई। लेकिन उन्होंने क्या देखा, चलिए रिएक्शन रेडॉक्स से मुझे बात समझ में आती है, लेकिन जो ब्राउन पीपीटी थी वो ZnSO4 की वजह से बन रही थी। लेकिन ऐसा तो एनालिटिकल केमिस्ट्री जब मैं पढ़ता हूं वो प्रूफ ही नहीं करके देती मुझे। क्यों नहीं करके देती? क्योंकि ZnSO4 जो है ये पीपीटी बनाता ही नहीं है, क्योंकि ये क्या है, हाईली सॉल्यूबल है, किसमें, पानी में। हाईली सॉल्यूबल है किसमें भाई, पानी में। बात समझ में आई, पानी, वाटर, समझ में आई। तो अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने देखा, फिर उन्होंने थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट को फिर रीसेटअप किया, उन्होंने एक्सपेरिमेंट को फिर थोड़ा रीसेटअप किया। तो उन्होंने क्या देखा, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं चीज को। चलिए अब उन्होंने क्या देखा, उन्होंने देखा कि जो सॉल्यूशन का जो कलर था ना, वो जो फेड हो रहा था, सॉल्यूशन ऑफ कलर फेडिंग था, उसका जो रीजन था, और दूसरा काम क्या हो रहा था वहां पे, दूसरा काम क्या हो रहा था, दूसरा काम ये हो रहा था कि ब्राउन पीपीटी मुझे अपीयर हो रहे थे। बात समझ में आ रही है भाई? इन सबका जो रीजन था वो कॉपर सॉलिड था। कौन था रे? कॉपर सॉलिड था। इसका मतलब ये हुआ, ये तो पूरा खेल ही बदल गया। हुआ क्या, मैंने एक डब्बा लिया, डब्बे में मैंने जिंक की रॉड डाल दी, और उस जिंक की रॉड को मैंने कॉपर सल्फेट की सॉल्यूशन में डाला था। इसका मतलब इसमें एक प्रोसेस हो रही थी, जिस प्रोसेस की वजह से कौन बनता है, कॉपर सॉलिड बनता है। और उसी प्रोसेस का नाम क्या होता है, उसे मैं बोलता हूं डायरेक्ट रेडॉक्स प्रोसेस। डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रेडॉक्स प्रोसेस बोलूं तो ये और भी ज्यादा बेहतर था, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। बात समझ में आ रही है? अब यह चीज यहां से तो साफ हो गई कि डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन रेडॉक्स प्रोसेस है जिसकी वजह से कॉपर सॉलिड बनता है। लेकिन उन्हें तो सेल की वर्किंग समझानी थी, और सेल की वर्किंग से मैं कैसे बताऊंगा? खाली डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रेडॉक्स प्रोसेस तो मैं बता नहीं सकता, क्योंकि यह प्रोसेस तो तब तक चलेगी भाई, तब तक जिंक जो है, जिंक जो सॉलिड है वो Zn2 पॉजिटिव में तब तक ही तो जाएगा जब तक जिंक इलेक्ट्रॉन निकालेगा, और तब तक ये कॉपर जो है, जो इलेक्ट्रॉन निकला है, इसे तब तक ये कॉपर खाएगा। लेकिन अगर गलती से कोई ऐसी चीज मिल जाए, क्या मिल जाए भाई, जो इन इलेक्ट्रॉनों को इस Zn से जाने ही ना दे कॉपर के पास, मतलब कोई भी ऐसी स्पीसीज जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल बहुत ज्यादा हो, हिंदी में कहूं तो जिसकी इलेक्ट्रॉन खाने की औकात इतनी ज्यादा हो कि इन इलेक्ट्रॉनों को कॉपर के पास जाने ही ना दे। और अगर इन इलेक्ट्रॉनों को कॉपर के पास जाने नहीं देगी तो भैया सेल कहां काम करेगा? सेल काम करेगा नहीं। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने सोचा कि हम एक फिर से रीसेटअप सेट करते हैं, और उन्होंने क्या किया वो मैं थोड़ा सा नेक्स्ट स्लाइड पे ले जाना चाहूंगा। अगर यहां पॉसिबल हुआ तो मैं करके देखता हूं एक बार मैं नेक्स्ट स्लाइड पे लेके जाना चाहूंगा इसको। तो मैं इसको इरेज कर देता हूं और मैं नेक्स्ट स्लाइड पे लेके चलता हूं इसको। ठीक है भाई, देखिए। अच्छा, तो केस 1 में यह बात साफ हो गई
कि डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन रेडॉक्स प्रोसेस तब तक पॉसिबल थी, मींस तब तक उसकी वर्किंग थी जब तक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं। और अगर कोई ऐसी स्पीसीज मिल जाए जो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर ही ना होने दे तो वहीं केस खत्म है, वहीं सेल काम ही नहीं करेगा। और अगर वहां सेल काम नहीं करेगा तो फिर उन्होंने क्या सोचा, उन्होंने केस 2 उठाया। और केस 2 की स्टडी में क्या बताया उन्होंने कहा कि हम दोनों जो इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट सेम रखते हैं, लेकिन उनको सिंगल कंपार्टमेंट में ना रख के अलग अलग कंपार्टमेंट में लेते हैं भाई। अब उन्होंने क्या किया, तो उन्होंने सिंपल एक जिंक की रॉड ली। ये क्या है, तुम्हारे पास जिंक की रॉड थी, और इसको इसी की इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में डाल दिया, ZnSO4 एक्वस। सारी वो बातें हैं जहां से इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की वर्किंग स्टार्ट होती है, कोई सोच भी नहीं पाएगा कहां से फंडा स्टार्ट हुआ था। समझ में आ रही है भाई? तो अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने सिंपल जिंक का रॉड ली और जिंक सल्फेट की सॉल्यूशन में डाल दी। सिमिलरली दूसरा डब्बा लिया और दूसरे डब्बे में कॉपर की रॉड ली और कॉपर की रॉड को कॉपर सल्फेट की सॉल्यूशन में डाल दिया। किस में डाल दिया रे? कॉपर सल्फेट की सॉल्यूशन में डाल दिया। ठीक है भाई, ठीक है। और क्या किया, ताकि मुझे पता चलता रहे कि दोनों रॉड को किससे जोड़ दिया, यहां पे एक बल्ब लगा दिया, ये क्या बल्ब है, और दोनों एक वायर से जोड़ दिया। ठीक है भाई। और यहां पे क्या था, अब हुआ क्या, मैंने आपको बताया एक चीज अभी कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर प्रोसेस है, बात समझ में आ रही है भाई। और मैंने बताया था यहां पे कि अगर जिंक जो है, अभी मैं सारे टर्म इंट्रोड्यूस करूंगा कि क्यों जिंक इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है और क्यों ही कॉपर खा रहा है, अभी बताऊंगा रे, लेकिन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाते हैं टॉपिक को। हुआ क्या, अब जब उन्होंने केस 2 उठाया तो हुआ ये कि जो जिंक था ना, जिंक जो था, ये जिंक सॉलिड फॉर्म में था। इस जिंक ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन निकालने शुरू किए भाई, किए। इसका मतलब क्या था कि इस डब्बे में कौन बढ़ रहा होगा रे, इस डब्बे में Zn2 पॉजिटिव की जो कंसंट्रेशन थी वो क्या थी, बढ़ रही थी। और मैंने बताया कि इलेक्ट्रॉन जो थे वो किसके थ्रू जाएंगे, वायर के थ्रू जाएंगे, जो मेरी बल्ब जलेगा या नहीं जलेगा, जो मेरी सेल की वर्किंग को क्या करेंगे, प्रूफ करके देंगे रे। ठीक है। अब हुआ क्या कि जिंक ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन निकालने शुरू किए, और कॉपर जो था वो क्या करेगा, जो ये इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं इन इलेक्ट्रॉनों को खाएगा रे। ठीक है भाई। लेकिन यहां भी क्या प्रॉब्लम थी भाई, कॉपर जो है इसके भाई कॉपर सल्फेट की सॉल्यूशन थी, तो इसका मतलब इस डब्बे में कौन कौन से आयन प्रेजेंट होंगे, तो इस डब्बे में कॉपर 2 पॉजिटिव होगा और SO4 2 नेगेटिव होगा। और इतनी बात यहां से समझ में आती है कि यहां पे जो कॉपर 2 पॉजिटिव है, ये 2 इलेक्ट्रॉन को खाकर कॉपर सॉलिड में जा रहा है, और इसका मतलब तो यहां पे जो ये इलेक्ट्रोड है, इस पे कॉपर सॉलिड क्या हो जाएगा, डिपोजिट हो जाएगा रे। इसका मतलब इस डब्बे में किसकी कंसंट्रेशन बढ़ रही है रे, SO4 2 नेगेटिव क्या होगा रे, एक्सेस में होने लगेगा। बात समझ में आ रही है? इसका मतलब क्या हुआ कि भाई सीधी सी बात है, जब एक एक्सटेंट पे रिएक्शन चलेगी तो जिंक इतनी ज्यादा कंसंट्रेशन बढ़ा देगा किसकी, Zn2 पॉजिटिव की, कि इन दोनों के बीच ही इतनी ज्यादा एक्सेस में हो जाएंगे कि इन दोनों के बीच एक प्रकार की इंट्रैक्शंस हो जाती हैं, और उन इंट्रैक्शंस की वजह से ही फिर से जो इलेक्ट्रॉन है ये वायर के थ्रू ट्रांसफर नहीं होगा। और जब इलेक्ट्रॉन वायर के थ्रू ट्रांसफर होगा ही नहीं तो भैया बल्ब कहां से जलेगा, और अगर बल्ब नहीं जलेगा करंट फ्लो नहीं होगा तो सेल की वर्किंग फिर से खत्म हो जाएगी। अब हुआ क्या, क्योंकि इस डब्बे में क्या था, Zn2 पॉजिटिव बढ़ रहा था, और इस डब्बे में कौन है रे, SO4 2 नेगेटिव बढ़ रहा है। इन दोनों की इंट्रैक्शंस क्या होंगी, बढ़ने लगेंगी, जो क्या रोक देंगी, मेरे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या कर देंगी रे, स्टॉप कर देंगी। और ऐसी इंट्रैक्शंस जो फ्लो ऑफ स्टॉप को रोक देंगी, उन्हीं को मैं क्या कहूंगा रे, यहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शंस कहूंगा। बोलो भाई, यहां तक अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं मुझे, क्योंकि अभी तक मैंने केस 1 बताया कि डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन रेडॉक्स ट्रांसफर जो प्रोसेस है वो क्यों इनवैलिड हुई। ऐसे ही मैंने इस केस में आपको प्रोसेस में बताया है कि ये जो प्रोसेस है ये डायरेक्ट नहीं है, इसका नाम कौन सा है रे, इसका नाम है इनडायरेक्ट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर प्रोसेस और रेडॉक्स इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर प्रोसेस, लेकिन इनडायरेक्ट है क्योंकि दोनों डब्बे अलग अलग हैं। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या आई, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शंस की वजह से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन का फ्लो रुक गया, और इस इलेक्ट्रॉन के फ्लो की ना रुकने की वजह से क्या हुआ, करंट का फ्लो भी खत्म। ये बल्ब नॉट ग्लो,
ये बल्ब तब तक जला जब तक इनकी कंसंट्रेशंस डब्बों में क्या नहीं हुई, एक्सेस में नहीं हुई, ज्यादा नहीं हुई, तब तक तो कहानी चली। साइंटिस्ट ने फिर थोड़ा दिमाग लगाया, फिर उन्होंने सोचा कि यार क्यों ना कोई ऐसी चीज इसमें लगाई जाए, क्योंकि देखना, सोचना भाई, थोड़ा दिमाग से तुम भी सोचना, इस डब्बे में Zn2 पॉजिटिव बढ़ रहा है और इस डब्बे में क्या है, SO4 2 नेगेटिव बढ़ रहा है। क्यों ना मैं कोई ऐसी चीज लगा दूं कि जो इसको काउंटर आयन न्यूट्रल करने के लिए प्रोवाइड कर दे, मतलब कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो भी जाता रहे, इसकी एक्सेस हो रही थी, कोई चीज ऐसी आए जो इसको क्या कर दे, न्यूट्रल कर दे, या इसको अपने इंट्रैक्शन में लगा ले, अपनी गुल्लू गुल्लू में लगा ले रे, और इसको क्या करे, SO4 2 नेगेटिव को क्या करे, इंट्रैक्शन करवा ले, यहां से ये इलेक्ट्रॉन कॉपर 2 पॉजिटिव खाने लगेगा और फिर से बल्ब क्या होगा, जल जाएगा। तो ऐसी स्पीसीज को गैलोनिक और वोल्टा ने नाम दिया था यूज ऑफ द सॉल्ट ब्रिज, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई भी नीट जेई का सवाल हो, ऐसा कोई सवाल नहीं होता इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का जहां पे किसकी बात नहीं होती है, यूज ऑफ सॉल्ट ब्रिज और सिलेक्शन क्राइटेरिया ऑफ द सॉल्ट ब्रिज की बात नहीं होती। इसी लेक्चर में फॉरवर्ड करने वाला हूं आपको। अब मैं कंप्लीट वर्किंग की बात करूंगा, रे केस थर्ड में मैं कंप्लीट वर्किंग की बात करूंगा कि कैसे मैं यूज ऑफ सॉल्ट ब्रिज करके, कैसे मैं यूज ऑफ सॉल्ट ब्रिज करके किसको, बल्ब की जलने को और सेल की वर्किंग को डिफाइन करूंगा। चलिए भाई देखिए देखना, अब क्या हुआ, केस थर्ड की बात करते हैं। केस थर्ड क्या कहता है, केस थर्ड कहता है एक डब्बा, दोनों डब्बे लिए, ठीक है। इस डब्बे में कौन था रे, इस डब्बे में था ZnSO4 एक्वस। इस डब्बे में कौन था, किसकी रॉड डाली रे मैंने, जिंक सॉलिड की रॉड डाली। इस डब्बे में कौन लिया रे मैंने, कॉपर सॉलिड लिया और इसको किसके, उसी के रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोलाइट में डाला जिसका नाम था CuSO4 एक्वस। सेल की वर्किंग खत्म होने तक ये कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि अगर पेपर में कोई भी सवाल आएगा सेल की वर्किंग से तो वो लग जाएगा, उसकी गारंटी मैं लेता हूं। लेक्चर 1 है ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का भाई, ठीक है रे। अब उन्होंने क्या किया, पहले काम ये तो उन्होंने कर ही रखा था, बल्ब लगा रखा था, वायर के थ्रू दोनों इलेक्ट्रोड को जोड़ रखा था। अब वही स्पीसीज जिसको मैंने सॉल्ट ब्रिज डिफाइन किया था, वो सॉल्ट ब्रिज क्या काम करेगा, उन्होंने क्या किया, सिंपल एक सॉल्ट ब्रिज को अब की बार इंट्रोड्यूस कर रहा हूं मैं केस थर्ड में। यही मेरा केस थर्ड है जिसको मैंने क्या डिफाइन किया रे, सॉल्ट ब्रिज की कंडीशन डिफाइन की है मैंने। सुनना भाई, मैंने बताया था कि इस डब्बे में कौन बढ़ रहा है रे, Zn2 पॉजिटिव बढ़ रहा है, और इस डब्बे में कौन बढ़ रहा है रे, इस डब्बे में कौन बढ़ रहा है, SO4 2 नेगेटिव एक्वस बढ़ रहा है रे, ठीक है भाई। और इस सॉल्ट ब्रिज का काम क्या था, इसको वो रेस्पेक्टिव आयन प्रोवाइड करवाएगा जो इलेक्ट्रॉन को फ्लो को नहीं रोकेगा रे, और वो आयन प्रोवाइड करवाएगा जो इसको क्या करेगा, न्यूट्रल करेगा, इसको क्या करेगा रे, न्यूट्रल करेगा, ताकि इन इलेक्ट्रॉन का फ्लो यहां से क्या हो जाए, ट्रांसफर हो जाए। और अगर इलेक्ट्रॉन का फ्लो प्रॉपर ट्रांसफर होगा तो ये बल्ब जलेगा। और अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा रे, अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, करंट का फ्लो हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही, यहां तक बात समझ में आई। तो सॉल्ट ब्रिज एक ऐसी स्पीसीज थी जिसने क्या किया, यहां पे क्या था, यहां पे Zn2 पॉजिटिव बढ़ रहा था, उसने क्या किया, उसने कुछ ऐसी स्पीसीज, जैसे मैं KCl, जैसे मैं बात करूं KNO3, ठीक है भाई, ऐसी कुछ स्पीसीज को इंट्रोड्यूस किया। अब इस डब्बे में कौन बढ़ रहा था, Zn2 पॉजिटिव, तो इसको काउंटर आयन कौन कर सकता है, इसको कैंसिल कौन कर सकता है, अगर मैं इसको इसका रेस्पेक्टिव एनायन प्रोवाइड करवा दूं, और अगर वो रेस्पेक्टिव एनायन इनके साथ इंटरेक्शन करने लगेगा तो इलेक्ट्रॉन बड़ी आसानी से निकल जाएंगे, ठीक है भाई। सिमिलरली इस SO4 2 नेगेटिव को कौन मिल जाए, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन करने के लिए पॉजिटिव चार्ज मिल जाए, और अगर इसको पॉजिटिव चार्ज मिल जाए तो वो इसके साथ क्या करेगा, इंटरेक्शन करेगा, और इंटरेक्शन करेगा तो बड़ी आसानी से, क्योंकि इसमें कौन था, कॉपर 2 पॉजिटिव था, और वही दो इलेक्ट्रॉन को खाएगा जिनको ये जिंक निकाल रहा होगा, तो ये क्या करेगा, कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। बोलो भाई, बात समझ में आई नहीं आई। और अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएंगे तो क्या होगा भैया, बल्ब ग्लो हो जाएगा। तो दिस वाज द कंप्लीट 3 केसेस विच डिफाइन द प्रॉपर वर्किंग ऑफ द सेल। अगर यहां तक कोई किसी को डाउट है, एनीवन कैन आस्क। फिर मैं आगे इंट्रोड्यूस करूंगा इसके बेसिस पर। साल्ट ब्रिज को ऐसे थोड़े कि मैं किसी को भी ऐसे उठा के लगा दूंगा ये साल्ट ब्रिज बन जाएगा, नहीं है भैया, ऐसे नहीं है।
और इस साल्ट ब्रिज का क्या काम है इस सेल की वर्किंग में, उनको मैं इंट्रोड्यूस करूंगा। ठीक है भाई, उससे पहले मैं दो चीज बताना चाहूंगा जो मैं चाहता हूं कि अगर भाई बहुत से बच्चे क्या होते हैं, बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि पेपर टाइम पे मुझे बस थोड़ी सी एक ट्रिक मिल जाती, हिंट मिल जाती, तो मैं सवाल लगा के आ जाता। ठीक है, उनकी मैं थोड़ी सी बात करता हूं, सुनना भाई, बोर्ड पे आना, बोर्ड पे देख भाई। चलिए देख भाई, अब मैंने जो 3 केस पढ़ाए ना, उन 3 केस की मैं समरी बता रहा हूं रे। क्या बता रहा हूं? समरी बता रहा हूं। ठीक है, समरी मेरी ये थी, एक डब्बा जिसमें जिंक की रॉड है, एक डब्बा जिसमें जिंक की रॉड है, और जिसमें जिंक सल्फेट की क्या थी रे, सॉल्यूशन थी। मैं ज्यादा बार बार नहीं लिखना चाह रहा। ठीक है, मैं टॉपिक पढ़ाना चाह रहा हूं अच्छे से। दूसरा मेरे पास क्या था, तो दूसरा मेरे पास कॉपर का एक कॉपर रॉड थी, कॉपर सॉलिड की रॉड थी, और कॉपर का क्या था रे, डब्बा था, कॉपर सल्फेट का क्या था। ठीक है रे, सुनना मेरी बात, ये वायर के थ्रू यहां से जुड़े हुए थे। ठीक है रे, यहां पे मैंने तीसरे केस में सॉल्ट ब्रिज भी इंट्रोड्यूस कर दिया था। ठीक है भाई, ये मैंने सॉल्ट ब्रिज मान के चलिए मैंने KCl ले लिया, KNO3 ले लिया। ठीक है भाई, अब बात आती है, ठीक है, देखिए मैंने जब प्रीवियस लेक्चर पढ़ाया था तो मैंने वहां पे 2 टर्म डिफाइन करी थी, और 2 टर्म मैंने बड़े आसानी से डिफाइन करी थी। मैंने क्या डिफाइन किया था कि मैंने आपको बताया था, ये मैं उस बात का जवाब दे रहा हूं कि अगर आप कहने लगे कि भैया जिंक इलेक्ट्रॉन क्यों निकाल रहा है और कॉपर इलेक्ट्रॉन क्यों खा रहा है, ठीक है रे, और आप कैसे कह रहे हो कि सर जिंक पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, कॉपर पे रिडक्शन हो रहा है, कैसे कह सकते हो आप? तो मैंने आपको ऑक्सीडेशन में और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, प्रॉपर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में 2 बात बताई थी। वो क्या बताई थी कि ऑक्सीडेशन में क्या होगा, इंक्रीज इन द ऑक्सीडेशन नंबर होगा। ठीक है रे, इंक्रीज इन द ऑक्सीडेशन नंबर होगा, और दूसरा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, लेकिन जिंक क्यों निकालेगा और कॉपर क्यों खाएगा, इस बात का जवाब मैं एप्लीकेशनल जब मैं पढ़ाऊंगा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, तब मैं इस बात का जवाब दूंगा। लेकिन बेशक अगर मैं यही इसी पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं, क्योंकि कॉपर का स्टैंडर्ड जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो क्या होता है, ज्यादा होता है। और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को मैंने किस तरह डिफाइन किया, इलेक्ट्रॉन खाने की औकात। ठीक है, उसकी इतनी ज्यादा है, इसलिए वो कैथोड पे काम करता है। ठीक है, ये मैं लास्ट लेक्चर में बता चुका हूं, आप देखना इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। तो इसलिए यहां पे क्या होगा, इसलिए ऑक्सीडेशन होगा। तो अगर मैं प्रॉपर वर्किंग ऑफ सेल को डिफाइन करूं तो मैं कहूंगा भैया ये डब्बा क्या है तुम्हारा, ये डब्बा एनोड है, और एनोड पे हो क्या रहा है रे, ऑक्सीडेशन हो रहा है। 2 बात तो समझ में आती है। तीसरी बात किसमें है, ये लेफ्ट कंपार्टमेंट है इसका। बोलो बेटा जी, बात समझ में आई है नहीं आई रे? लेकिन चौथी बात जो पूछता है, और जहां पे सबसे ज्यादा बच्चे गलती करते हैं, कि ये एक नेगेटिव कंपार्टमेंट है। कौन है रे, नेगेटिव कंपार्टमेंट। क्यों भैया नेगेटिव कंपार्टमेंट, यही तो बात समझ में नहीं आती। इसके केस में भी ये बात समझ में आ जाती है, क्योंकि ये राइट में है, क्योंकि ये कैथोड है, और क्योंकि यहां पे रिडक्शन हो रहा है, और इसका मतलब ये पॉजिटिव है। ये तो बात समझ में नहीं आती मुझे कि ये नेगेटिव क्यों है और ये पॉजिटिव क्यों है। ये तो मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बता दिया कि कैथोड पे रिडक्शन होता है और एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है। ये बात तो मैंने आपको बता दी। अब सुनना मेरी बात, काम क्या हुआ, काम ये हुआ कि जब जिंक, मैं यहां लिख रहा हूं, यहां जब जिंक जो है, जब Zn2 पॉजिटिव में जा रहा होगा, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल रहा होगा रे, इसका मतलब इस डब्बे से क्या निकल के जा रहे हैं, क्योंकि यहां पे तो भैया इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रोड पे चिपक रहे होंगे रे, अरे बोलते तो भैया। और जब इलेक्ट्रॉन इस डब्बे के थ्रू होके जा रहे हैं, तो सीधी सी बात है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होता है भैया, नेगेटिव होता है। तो इसीलिए इस डब्बे को मैंने क्या नाम दिया, नेगेटिव कंपार्टमेंट नाम दिया। अगर मैं बात करूं इसको मैं पॉजिटिव क्यों कह रहा हूं, भाई सीधी सी बात है कि इस डब्बे में क्या हो रहा था, कॉपर जो 2 पॉजिटिव था उसने 2 इलेक्ट्रॉन खाए और कॉपर सॉलिड में गया, और इसका मतलब इलेक्ट्रॉन तो यहां पे खत्म हो चुके हैं, इस पे कौन डिपॉजिट हो रहा है, कॉपर फिर से सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। लेकिन इस डब्बे का चार्ज कौन संभाल रहा है, कॉपर 2 पॉजिटिव। इसीलिए मैं इसको क्या डिफाइन करता हूं, पॉजिटिव कंपार्टमेंट। बोलो भाई बात समझ में आई नहीं है? और अगर ट्रिक से ध्यान रखना हो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को, तो इसको मैं बोलूंगा LOAN, लेफ्ट ऑक्सीडेशन एनोड
और भैया ये है नेगेटिव, और इसको डिफाइन करूंगा मैं RRCP, राइट रिडक्शन कैथोड, और ये क्या है रे, पॉजिटिव। बोले भाई यहां तक अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। दिस वाज ऑल समरी जो अभी तक मैंने लेक्चर में आपको पढ़ाया, कैसे केस 1 ने डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन रेडॉक्स प्रोसेस को फेल किया, कैसे इनडायरेक्ट रेडॉक्स जो प्रोसेस थी वो इस सॉल्ट ब्रिज के यूज के बिना क्या थी, फेल थी, और कैसे इसके आने से ये बल्ब जलने लगा, और कैसे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वर्क करने लगा। अगर यहां तक किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। अगले लेक्चर में हम इंट्रोड्यूस करूंगा मैं आपको कि इस सॉल्ट ब्रिज का इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पर यूज क्या है, और क्या मैं प्रत्येक सेल को, प्रत्येक इलेक्ट्रोलाइट को सॉल्ट ब्रिज बना सकता हूं क्या, उसके क्या सिलेक्शन क्राइटेरियाज हैं उनकी मैं चर्चा करूंगा। और तीसरी और बहुत इंपॉर्टेंट बात कि कितने ऐसे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन हैं जो इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की वर्किंग पर बनते हैं अब तक पढ़ने के बाद, उनको मैं अगले लेक्चर में इंट्रोड्यूस करने वाला हूं। तब तक के लिए बने रहें। लेक्चर 2 में आपका स्वागत है, हम बाद में मिलेंगे। अभी तक ये मेरा लेक्चर 1 था, ये कंप्लीट हो चुका है। यहां तक कोई डाउट हो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।